कश्मीर को लेकर पूरा विपक्ष ये एजेंडा चलाता है कि पीएम मोदी ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, वहां के किसानों को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज मैं आपको जिस रेड गोल्ड लाल सोने के बारे में बताने जा रहा हूं, उसमें कश्मीर भी है, किसान भी है और नरेंद्र मोदी भी है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने एक डिसीजन से कश्मीर और वहां के किसानों के दिन बदल दिए। पूरी दुनिया में कश्मीर अपनी खूबसूरत वादियों, शानदार नजारों के लिए जन्नत के तौर पर मशहूर है। लेकिन एक और चीज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कश्मीर की एक अलग पहचान है, और उस एक चीज का नाम है जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने उस एक चीज में कमाल का काम किया और कश्मीर का किसान राजा हो गया। उसको कहते हैं रेड गोल्ड। रेड गोल्ड यानी लाल सोना। अब आप कहेंगे सोना कैसे लाल हो सकता है? एक्चुअली इस लाल सोना जिसको आप सुन रहे हैं, यह है कश्मीर में उगने वाला कश्मीर का केसर। केसर आप दूध में डालते हैं, केसर खाते हैं ना, सैफरन, बिरयानी बनाते हैं उसमें थोड़ा केसर डालते हैं, दूध पीते हैं उसमें केसर डालते हैं। कश्मीर में बहुतायत में होता है। उसी केसर को रेड गोल्ड या लाल सोना कहते हैं। कश्मीर में दुनिया की सबसे बेहतरीन किस्म की केसर उगाई जाती है और इस केसर की मांग पूरी दुनिया में रहती है। यह दुनिया का सबसे महंगा और गुणकारी मसाला माना जाता है, लेकिन इस सब के हिसाब से कश्मीर के किसानों को प्रॉफिट ना के बराबर है। केसर की खेती कोई आम खेती नहीं होती, इसमें बहुत मेहनत लगती है, परेशानियां आती हैं। कश्मीर में केसर के किसान इन सभी मुश्किलों को झेलकर केसर की खेती करता है, लेकिन उसे बदले में अपनी मेहनत का मार्जिन तक नहीं मिलता था। लेकिन जब पीएम मोदी के पास कश्मीर के इन किसानों की समस्या पहुंची, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसर की खेती पर जीआई टैग करने का फैसला किया। अब आप कहेंगे जीआई टैग क्या है? इससे कश्मीर का किसान राजा कैसे हो जाएगा? हुआ यह कि ये जीआई टैगिंग से केसर के किसानों की किस्मत बदल गई और आज स्थिति यह है कि किसानों का मार्जिन 70 से 75% प्रॉफिट बढ़ गया है। यानी जहां पहले 100 रुपया कमा रहा था कश्मीर का केसर का किसान, वो अब सीधे 175 रुपया कमा रहा है। यह हुआ है नरेंद्र मोदी के एक फैसले से, यह हुआ है उस जीआई टैगिंग से। अब वो जीआई टैगिंग क्या आपको आगे बताता हूं। जीआई टैग क्या होता है, इससे फसल या प्रोडक्ट पर किस तरह का असर होता है, ये सारी बातें आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस जीआई टैग से केसर के दाम कैसे रॉकेट बन गए, पहले वो समझिए। देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया कि ये जो केसर है उसकी जीआई टैगिंग होगी। जीआई टैगिंग होगी, किसकी होगी? केसर की होगी, जिसको कहते हैं लाल सोना। 1 किलो केसर की, 1 केजी जो केसर है उसकी कीमत आपको पता है? थोक में उसकी कीमत 2023 में 2023 में कितनी है? 1 किलो केसर की 3.25 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए 1 किलो केसर। इतना महंगा मिलता है। यही 2022 में कितना था इसकी कीमत? जब टैगिंग नहीं हुई थी तब यह था 1.5 लाख से 2 लाख रुपए। देख रहे हैं कहां 2 लाख मैक्सिमम जाता था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीआई टैगिंग करो, ये सीधा 3.5 लाख रुपए किलो हो गया। और 2021 में ये कीमत कहां थी? ये 70 से 80 हजार रुपए पर केजी थी। कहां 70 से 80 हजार, फिर पहुंचा 1.5 लाख से 2 लाख, और अब नरेंद्र मोदी के एक फैसले से कश्मीर के किसान को 3 से 3.5 लाख रुपया मिल रहा है। यानी 1 किलो केसर की बिक्री से किसान का फायदा 2022 में अगर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए होता था, तो वो 2023 में बढ़ते बढ़ते 2.25 लाख रुपए तक पहुंच गया। आप चांदी से ज्यादा केसर का भाव कितना बढ़ा हुआ आप सोचिए। 10 ग्राम केसर कितने का होता है? सोचिए केसर की क्या कीमत है। 10 ग्राम केसर जो है मतलब वो मिलता है करीब 3,250 रुपए का 10 ग्राम केसर। और 50 ग्राम चांदी कितने का मिलता है? 50 ग्राम चांदी मिलता है 3,540 रुपए का। अब आप समझ रहे हैं, मतलब 5 गुना ज्यादा केसर इंटू 5 कीजिएगा, तब उतनी चांदी जो है, मतलब 50 ग्राम चांदी जितने में आती है उतने में 10 ग्राम केसर आता है। ये मतलब केसर की कीमत है।
इतना महंगा, इसलिए इसको लाल सोना कहते हैं। कश्मीरी केसर के दाम रॉकेट बनने के पीछे जीआई टैगिंग का रोल है। इससे यह पहचान हो जाती है कि केसर कहां की है और किस क्वालिटी की है। जैसे मान लीजिए एक घर है, वो घर किसका है पता ही नहीं, अब उस घर पे नेम प्लेट लग गया कि ये फलाना का घर, ये इस फिल्म स्टार का घर, दनादन बिकने लगा। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा केसर की पैदावार ईरान में होती है, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी की केसर कश्मीर में उगती है। इसलिए जब यह केसर ईरान से भारत आती है तो इसे कश्मीरी केसर के नाम से बेचा जाता है। इससे इंटरनेशनल मार्केट में भी केसर के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि पैकेजिंग भी कश्मीरी केसर वाली की जाती है। इससे व्यापारियों का तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। भाई ईरान से लाए, वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो सस्ता लाए, उसमें कश्मीरी केसर बताकर उसको बेच दिए, पैसा कमा लिए, बिजनेसमैन का फायदा हो गया। लेकिन कश्मीरी केसर के किसानों का मार्जिन वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि वो तो मेहनत से उगा रहा है, तो वो तो जितना उगा रहा है उसको कम में बेचना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से वो सस्ते में लाके और थोड़ा कम में बेच रहे हैं, तो इसको बेचारे को कम में ही बेचना पड़ता था ईरान वाले केसर की वजह से। इन किसानों से तो ये तक कहा जाता था कि ईरानी केसर के सामने तुम्हारी केसर महंगी है, इसलिए बिकती नहीं। बेचारा किसान कम कीमत में अपनी केसर बेच देता था। लेकिन साल 2020 में पीएम मोदी ने सारी समस्या दूर कर दी, क्योंकि पीएम मोदी ने केसर पर जीआई टैग लगवा दिया। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेत। जीआई टैग से पता चलता है कि यह फसल या प्रोडक्ट कहां पैदा किया जा रहा है और कहां बनाया गया है। केसर पर जीआई टैगिंग लगते ही तुरंत पता चल जाता है कि केसर कश्मीर का है या ईरान का है। जीआई टैग लगने से इंटरनेशनल मार्केट में असली नकली की पहचान होने लग गई, और कश्मीरी केसर की डिमांड होने की वजह से केसर के दाम रॉकेट बन गए और किसानों को सही दाम मिलना शुरू हो गए। जीआई टैग लगने से चीजों को कानूनी संरक्षण भी मिलता है, मतलब मार्केट में उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकता। इसलिए केसर में फर्जीवाड़ा गायब हो गया। तो जो लोग ईरान से घटिया केसर लाकर और कश्मीरी केसर बताकर बेच रहे थे, अब वो कर नहीं पा रहे। और कश्मीर का केसर जो है वो सबको पता है कि ईरान वाले केसर से बढ़िया है, सैफरन से बढ़िया है। अब इनको मिल रहा है बढ़िया दाम और ईरान वाला रो रहा है। जीआई टैग उन्हीं चीजों पर लगाया जाता है जो बहुत यूनिक होते हैं और विशेष इलाकों में पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी का एक फैसला कि केसर पर जीआई टैगिंग कर दीजिए, रातों रात कश्मीर का किसान राजा हो गया। करने को तो बहुत लोग कर सकते थे, लेकिन वो सोए पड़े थे। मई 2020 में पीएम मोदी के इस जीआई टैग वाले फैसले से कश्मीरी केसर पैदा करने वालों के दिन बदले। उन्हें अपनी मेहनत का सही और असली दाम मिलने लगा। जीआई टैगिंग से किसानों को न सिर्फ ज्यादा पैसा मिला है, बल्कि कश्मीर के केसर को एक नई पहचान भी मिल रही है। अब पूरी दुनिया में कश्मीर का केसर कश्मीर के नाम से बिक रहा है। जीआई टैग से कश्मीर के किसानों को और किस तरह का फायदा हुआ वो भी समझिए। केसर की पैदावार देखिए कैसे होती थी भाई, अब वहां उसको कम कीमत मिल रही है तो उगा कम रहा था। केसर की पैदावार देखिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त कश्मीर का किसान कितना बम है। 2022 में केसर की जो पैदावार हुई थी वो 16.34 टन हुई थी, इतनी। 2023 में ये बढ़कर हो गई 18 टन, समझ रहे हैं? और अभी 2023 चल ही रहा है, और 2025 में अनुमान है कि ये बढ़कर अब 27 टन हो जाएगी। और क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? उसको कीमत मिल रही है, क्योंकि उसका किसान का मार्जिन जो है वो 70-80% पे चल रहा है। 100 रुपया लगा रहा है, 170 रुपया कमा रहा है। लेकिन साल 2000 के बाद क्या हुआ ये भी समझिए। केसर की पैदावार साल 2000 में 2000 में कितनी थी पैदावार? 16 टन के आसपास थी, और 2019 में गिरते 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 कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ये जो है ये 5.6 टन तक आ गई थी। इस तरह से कालाबाजारी चल रही थी वो ईरान वाले केसर की वजह से। गिरते गिरते 5 टन पे, 5.5 टन पे आ गई थी। 2019 के आते आते कश्मीर में केसर का प्रोडक्शन लगातार गिर रहा था। किसानों को सही कीमत ना मिलने की वजह से उन्होंने खेती बंद कर दी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक फैसला, जीआई टैग लगाओ और देखिए 18 टन पे आ गया है, 27 टन पे पहुंचने वाला है। कश्मीर का किसान बम बम। लेकिन लोग गाली ही देंगे कि कश्मीर को डुबा दिया। अच्छा, यह भी समझिए कि कश्मीरी केसर और ईरानी केसर में अंतर क्या होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कश्मीरी केसर बहुत डिमांड में रहता है और महंगा बिकता है। कश्मीर का जो केसर है
उसे क्रोसिन नाम का कंपाउंड उसमें पाया जाता है। वो क्रोसिन नहीं जो आप खाते हैं, उसमें अलग क्रोसिन कंपाउंड पाया जाता है जो केसर के गुणों को बढ़ा देता है। कश्मीर की केसर में क्रोसिन कंपाउंड 8.72% होता है, जबकि ईरानी केसर में यह 6.8% होता है। यानी कश्मीरी केसर में कम मात्रा में ज्यादा असर होता है, जबकि ईरानी केसर ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। मतलब दूध में डालिएगा थोड़ा सा, एक चुटकी डाले कश्मीरी केसर तो भक भक एकदम सोना जैसा हो जाएगा, और वही ईरानी केसर 2-4 डालिएगा तब जाके रंग आता है। अगर दोनों के दामों में अंतर देखा जाए तो कश्मीरी केसर का दाम 3.25 लाख रुपए किलो है, जबकि ईरानी केसर का दाम 1.5 से 2 लाख रुपए किलो मिलता है। इसके अलावा ईरानी केसर की तुलना में कश्मीरी केसर में औषधीय गुण ज्यादा है और उसका टेस्ट और रंग भी ज्यादा होता है। इसलिए पूरी दुनिया के मार्केट में कश्मीरी केसर की बहुत डिमांड होती है। पीएम मोदी ने कश्मीर के किसानों के लिए जो किया वो पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन उनका टारगेट कुछ और ही था। तब की सरकारों का ऐसे तुष्टीकरण पर ज्यादा फोकस था, जिससे अलगाववादी ताकतों को मजबूती मिलती थी। लेकिन आज किसान को ताकत मिल रही है। आज फोकस कश्मीर के आम आदमी को मजबूत करने पर। आपको बताता हूं कि कश्मीरी केसर के अलावा जीआई टैग लगने से किन किन चीजों के सही दाम मिलने लगे। सिर्फ कश्मीरी केसर की बात नहीं है। देखिए जीआई टैगिंग किन किन चीजों पर की गई और इसका फायदा कश्मीर के लोगों को, वहां के व्यापारियों को हो रहा है। पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल जो है इसकी जीआई टैगिंग की गई। कानी शॉल, इसकी जीआई टैगिंग की गई। अखरोट की लकड़ी का सामान, अखरोट की लकड़ी का जो सामान होता है उसकी जीआई टैगिंग कर दी गई, ताकि पता चले कि कहां के अखरोट की लकड़ी है और उसकी सही कीमत मिल सके। कश्मीरी कालीन, इसकी भी जीआई टैगिंग का फैसला ले लिया गया। ये सारे फैसले आप देखिए, ये सारे फैसले किससे जुड़े हैं? मजदूर, गरीब, किसान, इससे जुड़े हुए। इसी में आप जोड़ लीजिए जो अभी मैं आपको बता रहा था, सैफरन यानी केसर। ये सारे मजदूर, गरीब और किसान को फायदा पहुंचाने वाले फैसले किस आदमी ने लिए? नरेंद्र मोदी ने। पिछले सरकारों की तरह अलगाववादियों के साथ बैठकर चाय नहीं पी, इसलिए उनको कश्मीर में कुछ लोगों को दिक्कत होती। कुछ परिवारों के हाथ में ताकत नहीं सौंपी, इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत होती है। ताकत किसको दे दी? मजदूर को, गरीब को और किसान को। कश्मीर के मजदूर, गरीब और किसान को, इसलिए कुछ लोगों को दिक्कत होती है। पाठशाला में अब आरएसएस प्रमुख रहे गुरु गोलवलकर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के झूठ का छापा, जिसमें बताऊंगा कि क्या संघ के गोलवलकर मुसलमान और आदिवासी विरोधी थे? क्या गुरु गोलवलकर का गांधी जी की हत्या में हाथ था? हिस्ट्री का यह चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए। पहले कांग्रेस ने गीता प्रेस पर सवाल उठाए थे। जब गीता प्रेस के सनातन सेवा की कहानी सबके सामने आई तो कांग्रेस का एजेंडा ध्वस्त हो गया। अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख रह चुके गुरु गोलवलकर पर जो सवाल उठाए उसका भी झूठ पकड़ा गया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने गुरु गोलवलकर के बारे में यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि गोलवलकर पिछड़ों और दलितों और मुसलमानों के विरोधी थे। लेकिन गोलवलकर पर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह मुश्किल में फंस गए। दिग्विजय सिंह पर गोलवलकर को लेकर झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगा है। उनके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 3 एफआईआर हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी और लिखा कि गुरु गोलवलकर जी के दलितों और मुसलमानों के लिए और राष्ट्रीय जल, जंगल और जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे, अवश्य जानिए। दिग्विजय सिंह ने यह लिखा था एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड टाइप मैसेज पर, जिसमें गुरु गोलवलकर की फोटो लगी हुई थी और विचार ये लिखे थे कि भाई जिन विचारों के बारे में ये बताया गया कि ऐसा गुरु गोलवलकर बोलते थे, वो क्या लिखा था भाई कि वो सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार हैं, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी उन्हें नहीं चाहिए। इस फोटो पे ये मैसेज लिखा था। दिग्विजय सिंह ने यही पोस्ट कर दिया है, 3 एफआईआर हो गई। इसी पोस्ट में यह भी लिखा है कि सदाशिव राव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक V&R नेशनहुड आइडेंटिफाइड में स्पष्ट लिखा है, जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति,
राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दो, 95% जनता को भिखारी बना दे, उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। लेकिन क्या ये बातें वाकई गुरु गोलवलकर ने कही थी? इसकी सच्चाई का पता हमने भी लगाया। अब आपको सच बताता हूं। पहली बात, गोलवलकर की जिस किताब वी एंड आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड के हवाले से यह कहा जा रहा है, मैसेज में उसी किताब का नाम जो लिखा है वो नाम ही गलत लिखा है। किताब का सही नाम वी और आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड है, वी एंड आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड नहीं है। दूसरी बात, वी और आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की जिस किताब का हवाला देकर गुरु गोलवलकर और संघ के विचार बताए गए, वो किताब 1939 में प्रकाशित हुई, जबकि गुरु गोलवलकर 1940 में संघ के प्रमुख बने। तीसरी बात, वी और आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की किताब को हमने भी खंगाला। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं मिली जिसमें कहीं वो बयान लिखा नजर आया कि अंग्रेजों की गुलामी कर लेंगे लेकिन दलित, पिछड़ों, मुसलमानों की बराबरी नहीं होने देंगे। हमको तो नहीं मिला। चौथी बात, जो पोस्ट दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया वो डिजिटली एडिटेड यानी मॉर्फ्ड तस्वीर है। ये तस्वीर कई सालों से सोशल मीडिया पर एंटी आरएसएस अकाउंट्स पर वायरल की जाती रही और ये पहले भी कई फैक्ट चेक में फेक निकल चुकी है। फिर भी ये फैला दिया गया और दिग्विजय सिंह पर 3 एफआईआर हो गए। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे, आपको आगे की बात बताते हैं। जिस वी और आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड नाम की किताब का जिक्र किया जाता है, संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इस किताब को संघ के लिए वैसा ही बताते हैं जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल का स्थान है। लेकिन संघ का कहना है कि अगर ऐसा होता तो यह किताब संघ परिवार से जुड़े लोगों के घर घर में होती। ऐसा नहीं है, कोई इस किताब को ढंग से जानता तक नहीं और इसमें गुरु गोलवलकर के विचार हैं, ऐसा भी संघ नहीं मानता। 2006 में संघ की तरफ से कहा जा चुका है, 2006 में, कि गुरु गोलवलकर के नाम से 1939 में प्रकाशित की गई किताब वी और आर नेशनहुड आइडेंटिफाइड में लिखी गई बातें ना तो गुरुजी के विचार हैं और ना ही संघ के विचार हैं। संघ के मुताबिक खुद गुरुजी ने अपने जीवन काल में यह खुलासा कर दिया था कि इस किताब में लिखे विचार उनके नहीं बल्कि वीर सावरकर के बड़े भाई जीडी सावरकर की राष्ट्र मीमांसा नाम की किताब के हैं, जो किताब उन्होंने मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी। यानी 2006 में संघ स्पष्ट कर चुका कि गुरु गोलवलकर अपने जीवन में रहते रहते स्पष्ट कर चुके कि भैया ये किताब मेरी नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है। लेकिन फिर भी इस किताब के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आरएसएस ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट में गोलवलकर को लेकर दिए गए दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि गोलवलकर गुरुजी के संदर्भ में यह ट्वीट तथ्यहीन है और सामाजिक विद्वेष पैदा उत्पन्न करने वाला है। संघ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह झूठा फोटोशॉप चित्र लगाया गया है। श्री गुरुजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में लगा रहा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरएसएस के पूर्व प्रमुख गोलवलकर पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को कांग्रेसी नेताओं की कुंठा बताया। उन्होंने लिखा कि बिना तथ्यों की जानकारी के दुष्प्रचार करना और विद्वेष फैलाना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। श्रद्धेय श्री गोलवलकर गुरुजी ने आजीवन सामाजिक विभेद मिटाने और समरस समाज के निर्माण के लिए कार्य किया। गुरुजी के विषय में इस तरह का मिथ्या प्रचार कांग्रेसी नेताओं की कुंठा को दर्शाता है। गुरुजी का झूठा चित्र लगाकर सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने की कोशिश निंदनीय है। गुरु गोलवलकर की इतनी बात हो रही है तो उनके बारे में आपको यह भी जानना चाहिए कि वो थे कौन और क्यों संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले आज तक गोलवलकर को टारगेट करते रहते हैं। गुरु गोलवलकर नागपुर के रहने वाले थे और आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के बाद आरएसएस के दूसरे प्रमुख बने। गुरु गोलवलकर सबसे लंबे समय तक संघ प्रमुख थे। वो करीब 33 साल तक सरसंघ चालक रहे। 1940 में दूसरे सरसंघ चालक बनने के बाद उन्होंने 1973 में अपनी मृत्यु तक संघ की अगुवाई की। गुरु गोलवलकर जिन 33 सालों तक संघ के प्रमुख रहे, वो 33 साल भारत में बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का समय था। इसलिए आज भी संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले जो लोग हैं वो किसी एक व्यक्ति का नाम लेते रहते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, तो वो नाम है गुरु गोलवलकर का। गुरु गोलवलकर के संघ प्रमुख बनने की कहानी भी दिलचस्प है। गुरु गोलवलकर का पूरा नाम माधव सदाशिव गोलवलकर था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1927 में एमएससी किया। फिर बीएचयू में ही जूलॉजी की पढ़ाई करने लगे। इसके बाद उन्हें गुरुजी कहा जाने लगा।
गुरु गोलवलकर बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय से बहुत प्रभावित थे, लेकिन इसी बीच संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को बीएचयू के एक स्टूडेंट से गोलवलकर के बारे में पता चला। 1932 में डॉक्टर हेडगेवार की गोलवलकर से मुलाकात हुई और हेडगेवार साहब ने गोलवलकर को बीएचयू में संघ चालक नियुक्त कर दिया। लेकिन बाद में गोलवलकर कानून की पढ़ाई के लिए नागपुर लौट आए और अध्यात्म के लिए 2 साल बंगाल के रामकृष्ण मठ में भी चले गए। बंगाल से नागपुर लौटने पर डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें अपना जीवन संघ के लिए समर्पित कर देने के लिए मना लिया। 1940 में हेडगेवार की मौत के बाद महज 34 साल की उम्र में गुरु गोलवलकर संघ के दूसरे प्रमुख बने। गोलवलकर 1940 से 1973 तक यानी 33 साल तक आरएसएस के सरसंघचालक यानी प्रमुख रहे, जैसे अभी मोहन भागवत है। गोलवलकर ने संघ की सैद्धांतिक सोच को शाखाओं की मदद से गांव मोहल्लों तक पहुंचाया। गोलवलकर ने विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय वनवासी कल्याण परिषद की मदद से संघ की सोच को बढ़ाया। आज संघ और गोलवलकर के खिलाफ सालों से चले आ रहे सबसे बड़े एजेंडे को भी एक्सपोज कर देता हूं। आरोप लगाया जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस था और इस हत्या की प्लानिंग गुरु गोलवलकर की देखरेख में हुई थी। आपको बताता हूं कि गांधी जी की हत्या के वक्त गोलवलकर कहां थे और क्या कर रहे थे और गांधी जी की हत्या पर उनका स्टैंड क्या था। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, उस वक्त गोलवलकर मद्रास में मौजूद थे। गांधी जी की हत्या का समाचार मिलते वक्त गोलवलकर के हाथों में चाय का प्याला था। खबर मिलते ही उन्होंने चाय का प्याला नीचे रखा और काफी देर तक गोलवलकर कुछ बोल तक नहीं पाए। काफी देर बाद गोलवलकर के मुंह के शब्द से एक शब्द निकले कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इसके बाद उन्होंने मद्रास के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और नागपुर लौटने का फैसला किया। गुरु गोलवलकर ने बिना देर किए तार के जरिए अपना शोक संदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी जी के बेटे देवदास गांधी को भेजा। इसके साथ ही गोलवलकर ने यह घोषणा भी कर दी थी कि हिंदू परंपरा का पालन करते हुए शोक के तौर पर अगले 13 दिनों तक पूरे देश में संघ की कोई शाखा नहीं लगेगी। हिंदू धर्म के परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर 13 दिन के शोक की जो परंपरा है वो गांधी जी की मौत के बाद संघ भी निभाएगा। बावजूद इसके एजेंडा फैलाया जाता है कि गुरु गोलवलकर का हाथ था गांधी जी की हत्या। पाठशाला में अब दुनिया की सबसे महंगी यात्रा का चैप्टर, जिसे 3 लोग पूरी करके आ भी चुके। 90 मिनट की इस यात्रा का एक टिकट 3 करोड़ 28 लाख रुपए का है। आपको इस यात्रा पर जाना भी है, पैसे भी हैं, तो भी बहुत इंतजार करना होगा क्योंकि 800 लोगों की वेटिंग चल रही है। जुलाई का महीना चल रहा है, स्कूल खुल गए हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अपने हॉलिडे खत्म करके वापस आ गए। हर बार की तरह इस बार भी आप में वैसे बहुत सारे लोग पहाड़ पर गए होंगे, समंदर के किनारे गए होंगे, किसी मशहूर शहर में अपनी छुट्टियां मनाकर आए होंगे। बहुत खुश होंगे कि क्या ही घूम आए, मजा आ गया। लेकिन अगली बार आप चाहें तो स्पेस की यात्रा पर जा सकते हैं। इसमें आप अंतरिक्ष की रोमांचक दुनिया देख सकते हैं, जीरो ग्रेविटी में हवा में तैर सकते हैं। इस बात की गारंटी है कि गजब का अनुभव होगा ही होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक आदमी के लिए 3 करोड़ 28 लाख रुपए का टिकट खरीदना होगा। और अगर परिवार में 3 लोग भी हैं, माँ बाप बच्चा, तो 9 करोड़ 84 लाख रुपए माचिस मारने होंगे। मतलब माचिस में जलाना नहीं है, खर्च करने होंगे। 9 करोड़ 84 लाख मतलब करीब 10 करोड़ रुपए का खर्चा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पगला गए हो क्या, इतने पैसे में तो बढ़िया बंगला बन जाएगा, बच्चों की पूरी एजुकेशन हो जाएगी, बढ़िया धंधा पानी सेट हो जाएगा। इतना पैसा खर्च करके कौन अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले 3 लोग स्पेस की यात्रा करके आए। अमेरिका की एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, उसने स्पेस यात्रा की कमर्शियल फ्लाइट शुरू की है। इसमें कोई भी सामान्य आदमी टिकट खरीदकर इस यात्रा पर जा सकता है। अब जिसके पास पैसा है वो जा रहा है। पहले आपको इस यात्रा की कुछ खास बातें बता देता हूं। वर्जिन गैलेक्टिक नाम की स्पेस फ्लाइट ने मैक्सिको के एक एयरबेस से उड़ान भरी और पृथ्वी से करीब 85 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया और वापस लौट आया। इस यात्रा में करीब 90 मिनट का समय लगा, मतलब 90 मिनट में 3.25 करोड़ स्वाहा हो गए। लेकिन अनुभव अद्भुत था। करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तीनों यात्री जीरो ग्रेविटी में करीब 5 मिनट तक तैरते रहे। मतलब उनको यह अनुभव मिला कि जो स्पेस यात्री जाते हैं वो कैसा महसूस करते हो।
आसान भाषा में कहूं तो ये लोग स्पेस के एंट्री पॉइंट से यू टर्न लेकर वापस आ गए, क्योंकि स्पेस की शुरुआत पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर कारमन लाइन से शुरू होती है, तो वहां जाके छू के फील करके वापस आ गए। हैरानी तो आपको इस बात से होगी कि अब तक 800 लोग अपनी टिकट बुक कर चुके हैं, जो आपको हमको लग रहा है कि कभी तो नहीं जा पाएंगे। 800 लोग टिकट बुक करके बैठे हैं, उनको जाना है, छू के आना है, फील करना है। और एक टिकट की कीमत 3 करोड़ 28 लाख है। मतलब 800 को अगर 3 करोड़ 28 लाख से गुना किया जाए तो कंपनी ने 2624 करोड़ रुपए का इंतजाम ऑलरेडी कर रखा है। इतने का बिजनेस आ चुका है। अब कंपनी कितनी ऊंचाई पर उड़ रही होगी, मालिक कितना आसमान में उड़ रहा होगा, आप खुद सोचिए। दरअसल अमेरिका में स्पेस टूरिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है। वर्जिन गैलेक्टिक की तरह एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की दूसरी कंपनी ब्लू ओरिजिन स्पेस यात्रा शुरू करने वाली है। स्पेस यात्रा का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग एडवांस में पैसा देने को तैयार हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्पेस यात्रा का दूसरा प्रोजेक्ट दिखा देता हूं। स्पेस की यात्रा पर ले जाने वाले इस बड़े से बलून का नाम है नेपच्यून। इसे भी अमेरिका की स्पेस टूरिज्म की एक कंपनी है स्पेस पर्सपेक्टिव, उसने तैयार किया है। ये देख रहे कैसा बलून जैसा दिख रहा है, लेकिन शीशा लगा हुआ है। इस स्पेसशिप में 8 लोग बैठ सकते हैं और करीब 6 घंटे अंतरिक्ष में घूम सकते हैं और 360 डिग्री एंगल से स्पेस में चारों तरफ देख सकते हैं। इसे अगले साल 2024 में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से शुरू किया जा सकता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि स्पेस यात्रा के लिए महीनों चलने वाली ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। भाई उसमें कुछ करना ही नहीं, अंदर जाके खाली हवा में उड़ के फील करना है। आपको कौन सा वहां महीनों बिताना। हालांकि स्पेस यात्रा के लिए 4-6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, पर इसमें कुछ नहीं है। इसमें बस पैसा फूंकना है। इसमें तो आरामदायक लग्जरी सीटें लगाई गई हैं ताकि 6 घंटे की उड़ान में यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। इसका किराया कितना है भाई? वो भाई तो ले रहा है 3 करोड़ 28 लाख। लेकिन इसमें चूंकि ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और ये बलून वाला है, तो इसकी कीमत थोड़ी सस्ती है। 95,75,000 रुपए का इसका एक टिकट है। अब आपको लग रहा होगा कि जिसके पास पैसा है वही इस तरह की यात्रा कर सकता है। ऐसा नहीं, इसके लिए पैसे के अलावा हिम्मत की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी यात्राओं में खतरा भी बहुत होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ स्पेस की यात्रा पर जाना चाहते हैं। आजकल दुनिया भर में एक्सट्रीम टूरिज्म का क्रेज बहुत बढ़ रहा है, जिसमें समंदर की गहराई से लेकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक खतरनाक यात्राएं चल रही हैं। लोग जान हथेली पर रखकर कई समंदर की दुनिया देखने के निकल जा रहे हैं। भाई सबको शौक है ना कि बताएंगे कि हम कहाँ घूम के आए, तुम मनाली, हम समुंदर में घूम के आए। इसके लिए लोग 1 लाख से 6 लाख रुपए देने को तैयार हैं। ये रेट समंदर की गहराई के हिसाब से तय होता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 18 जून को अटलांटिक महासागर में टाइटन नाम की पनडुब्बी डूब गई। इस पनडुब्बी में 5 अरबपति सवार थे, सभी मर गए। ये लोग 1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा ढूंढने गए, लेकिन समंदर की यात्रा शुरू होने के बाद पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया और सभी 5 लोग समंदर में समा गए। लेकिन एक्सट्रीम टूरिज्म के नाम पर लोग खतरनाक यात्रा कर रहे हैं और इसके लिए मोटा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। एक्सट्रीम टूरिज्म के तहत लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर ट्रैकिंग करने जाते हैं। यह दुनिया का सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रैक है। यहां बड़े बड़े बर्फीले तूफान आते हैं, ऑक्सीजन ना के बराबर होता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यहां -20 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तापमान रहता है। पिछले 99 सालों में यहां 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से 200 ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी अब भी माउंट एवरेस्ट में पड़ी हुई है, मतलब मिली भी नहीं, और ऐसी जगह पर है कि वापस भी नहीं लाई जा सकती। लेकिन इसके बाद भी 45 लाख रुपए खर्च करके लोग इस पहाड़ के पीक तक जाते हैं। तो लोगों में मजा करने, कुछ अद्भुत करने का फितूर भी है, पैसा भी है, तो करते हैं। लेकिन